आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 लॉस इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में तो तुम्हें पता ही है, स्टेट की डेफिनेशन की थी तुमने कल। आज आर्टिकल 13 बात करता है मेनली कि अगर कोई भी लॉ बनता है और उसकी वजह से कोई एक भी फंडामेंटल राइट जो है वो इन्फ्रिंज होता है या वो उसको उसके प्रभाव को कम कर देता है, तो वो पॉलिसी या वो स्कीम या वो लॉ शैल बी डिक्लेयर वॉइड। वॉइड मीन्स वो डेड लेटर माना जाएगा। क्योंकि देखो आर्टिकल 13 की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। अब आप फंडामेंटल राइट दे दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और गवर्नमेंट वांट्स टू सप्रेस अस, या जो स्टेट है वो ऐसी पॉलिसी बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर दे, ठीक है, तो फिर वो फंडामेंटल राइट है वो तो बस डॉक्यूमेंट, लिखे हुए डॉक्यूमेंट रह जाएंगे ना, बस पेपर पे ही है वो, ग्राउंड पे तो रियलिटी है नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 13 ये कहता है कि डिक्लेयर दैट ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में नहीं है, उसके नियम अनुसार काम नहीं करता, वो वॉइड हो जाएंगे। आर्टिकल 13 ये बात करता है। और ये किस डॉक्ट्रिन को प्रोवाइड कराता है हमको, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुना है तुमने जुडिशियल रिव्यू? रिव्यू क्रिकेट मैच में रिव्यू सुना है, क्या होता था रिव्यू? हाँ, दोबारा देखते थे कि एक्चुअल में ये आउट हुआ है या नहीं हुआ है, या एक्चुअल में इसकी मतलब वो सिक्सर था या फोर था, ऐसे भी तो देखते हैं, है ना, आउट होना भी, और वैसे भी देखते हैं, ठीक है। तो सेम एज जुडिशियल रिव्यू क्या है, न्यायिक सक्रियता। मीन्स नहीं, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक सक्रियता तो उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को। जुडिशियल रिव्यू वो होता है कि कोई भी लॉ है, फॉर इंस्टेंस कोई केस चल रहा है, ठीक है, और वो केस चल रहा है और उसमें फंडामेंटल राइट का उस लॉ में वायलेशन हुआ है, किसी ने पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो हमारे पास पावर है जुडिशियल रिव्यू वाली, और हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और उस एक्ट का रिव्यू करा सकते हैं कि देखो ये हमारे फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे बहुत केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए हैं कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, ये लॉ चल ही नहीं सकता यहाँ पे, या उस लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के तहत खत्म किया जा सकता है। तो एक तरह से ये बेटा वाइडली तुम लोगों को पावर देता है कि तुम आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू के लिए इन दोनों कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन बेटा लोअर कोर्ट में नहीं जा सकते, ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट में नहीं जा सकते, या तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओ या फिर हाई कोर्ट जाओ, ठीक है। और अब इनके पास जो वो पावर है 226 और 200 आर्टिकल 32 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट और एचसी एंड एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉ, जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है, कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में नहीं है तो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, एक तो असंवैधानिक और अवैध, इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ contravention of any of the fundamental rights। ठीक है, अगर कोई भी लॉ बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे क्या कर सकती हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक और इनवैलिड, अवैध डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को कंट्रावेन कर रहा है। कंट्रावेन मतलब उसको खत्म कर दे रहा प्रभाव को।
अब ये लॉ कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो परमानेंट लॉज क्रिएटेड इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी परमानेंट लॉ पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। तो फर्स्ट में तुम लिख सकते हो कि कौन से लॉ डिक्लेयर हो सकते हैं। एक तो परमानेंट लॉ, किसके बनाए हुए? पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के। और स्टेट लेजिस्लेचर। सेकंड, टेम्पररी लॉ, जैसे कि ऑर्डिनेंस वगैरह ये सब आ सकती है। ऑर्डिनेंस वगैरह ये टेम्परेरी क्यों है? ऑर्डिनेंस जो बताई थी मैंने, ये प्रेसिडेंट इशू करता है। ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि जब ये पास हो जाती, अगर ये पार्लियामेंट के सेशन में, अपकमिंग सेशन में पास हो जाती है तो ये कोई लॉ बनता है परमानेंट, नहीं तो ये टेम्परेरी रहता है। और इन्हें टेम्परेरी इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बेटा बाय प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर इशू इनको करते हैं, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर। स्टेट गवर्नर। और एक और है स्टैच्यूअरी इंस्ट्रूमेंट। स्टैच्यूअरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई भी ऑर्डर होता है, कोई भी ऑर्डर पास करते हैं ना अथॉरिटी या डीएम या कोई भी ऐसी जो ब्यूरोक्रेट्स ऑर्डर कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, या इसे लिख सकते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। अब इसमें हो जाता है ऑर्डर, किसी भी प्रकार का ऑर्डर किया हुआ हो या बाय लॉ हो। ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन। या नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसको देखो आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जो भी लॉ फंडामेंटल राइट के अकॉर्डेंस में नहीं है, या वो किसी भी एक भी फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर लेते हैं या उसको बाहर निकाल देते हैं या खत्म कर देते हैं, तो वो लॉ डिक्लेयर हो जाएंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड। और ऐसा बहुत उसमें किया हुआ है केसेस में, तो वो केसेस आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो केस था वही केशव नंदा भारती केस, ये तो तुम्हें कंठस्थ हो जाना चाहिए। 1973 सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये जो पावर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते कभी भी। जुडिशियल रिव्यू को आप, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, कभी भी पार्लियामेंट उसको अब्रिज अब्रोगेट नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अगर यही पावर हमारे पास नहीं रहेगी तो बेटा जो भी लॉज बने हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, अगर उनके एनफोर्समेंट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, अगर उनका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए वर्ल्ड में सबसे जो वाइडली एक कह सकते हैं डिक्टेटर का, डिक्टेटर तो नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कोर्ट में आती है। वर्ल्ड में इतनी पावर किसी कोर्ट को नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को है। ठीक है, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक पावर दी गई है। तुमने कभी सुना हो, कौन से आर्टिकल में है वो? 143 आर्टिकल, 142। तो देखो, जो 142 आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर कि अगर उन सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस करना है, ठीक है, जस्टिस मीन्स अल्टीमेट जो गोल होता है जुडिशियरी का वो क्या है कि जस्टिस प्रोवाइड कराना।
तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है जो किसी भी अदर कोर्ट के पास नहीं है, कि वो अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस। और जब कंप्लीट जस्टिस की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराए। फॉर इंस्टेंस मैं तुम लोगों को जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस था, तो उस केस में बेसिकली क्या हो रहा था, एक इंक्लाइनेशन हो रहा था। इंक्लाइनेशन मीन्स कि कुछ इधर जा रही थी चीजें, ठीक है, और कुछ वो न्याय की देवी है ना, वो उन्होंने एक तराजू लिया हुआ है, तो वहां पे कहीं ना कहीं बराबरी भी हो रही थी और कहीं ना कहीं झुकाव भी हो रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जो पावर है अंडर आर्टिकल 42 यूज की, और जो जजमेंट था वो राम जन्मभूमि के फेवर में दिया, लेकिन कंप्लीट जस्टिस की, क्योंकि उन्होंने जो एक क्लेम था जमीन को लेकर, तो बाबरी मस्जिद के जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ, ठीक है, जो वक्फ बोर्ड था उसको भी जमीन अलोकेट कराई। यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ जजमेंट देना था कि भाई किसकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंप्लीट जस्टिस दी कि उनको भी उनकी जमीन प्रोवाइड कराई कि भाई हाँ, इनका भी वॉयलेट हुआ है कुछ ना कुछ, तो इनको भी जमीन दे देनी चाहिए, ठीक है। तो वो जमीन जो अलोकेट हुई थी, ये सबसे बड़ा जो केस है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने का बाबरी मस्जिद वाला है, ठीक है, राम जन्मभूमि वाला, कि राम जन्मभूमि तो दी ही दी, उसके साथ साथ उन लोगों को भी मस्जिद बनाने के लिए भी जमीन दी है, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट जस्टिस, ठीक है, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। तो ये है। अब केशव नंदा भारती केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था 1973 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आप इवन बाय एन अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट करके भी इसको आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पार्लियामेंट तो चाहती है कि जुडिशरी का प्रभाव कम हो जाए, और ये बहुत सैड रियलिटी है स्टार्टिंग से। ये नहीं कि अभी जो गवर्नमेंट है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट रही है वो भी ऐसी रही है, ठीक है, ये इनका जुडिशरी के साथ कंट्रा हमेशा से वो टसल रहा है जुडिशरी के साथ, क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे जब से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आए हैं तो उनके ऐसे स्टेटमेंट आए हैं कुछ लॉज को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, और कुछ ऐसे भी केसेस की सुनवाई हुई है, तो जजमेंट आए हैं जिससे कि वो सुर्खियों में बने हुए हैं डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अगर तुम्हें देखो, मैं अभी कुछ हाल ही में तो याद नहीं आ रहा, जैसे कि यही केजरीवाल वाला केस, दिल्ली गवर्नमेंट वाला, कह दिया सीधे सीधे, डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने तो सुना था वो केस कि जो वहां की गवर्नमेंट है, केजरीवाल मतलब अरविंद केजरीवाल सीएम जो है, इनको कंप्लीट राइट है, स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीट राइट है, जो वहाँ की सिविल जो सर्विसेज है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर उन्हीं के हाथ में, आप नहीं ले जा सकते। किस आर्टिकल के तहत कहा था, आर्टिकल 239AA, ठीक है, इसके तहत कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, और इसमें इसका डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन मीन्स आप फिर ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा अगर आप ऑर्डर नहीं मानेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, आर्टिकल 13 में कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के कंट्रावेंशन में है तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से लॉ, और सुप्रीम कोर्ट की पावर याद रखना, रिट पिटीशन वाली 32, और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत कर सकता है, 226 के तहत, ठीक है। और एक और चीज है, ये कौन कौन से लॉज हो सकते हैं, परमानेंट लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लॉ बनाए, ठीक है, और ये वाले टेम्परेरी लॉ, ऑर्डिनेंस या प्रेसिडेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो इशू करे, और स्टेचुअरी कौन से हो जाए, कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी जो ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंट, रेगुलेशन, ये सारी चीजें इशू करते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे।